गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक है सरफेस टेंशन, ठीक है ना। क्लास 11 NCERT। तो ये सरफेस टेंशन का बेसिक आइडिया हम लोग आज लेंगे कि सरफेस टेंशन होता क्या है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन ये जो चैप्टर है ये बेस्ड है, ये किसका सरफेस टेंशन? लिक्विड का। लिक्विड का सरफेस टेंशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि सरफेस टेंशन है क्या। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक कोई भी लिक्विड अपना सरफेस यानी सरफेस एरिया, जैसा कि हम लोग हाई स्कूल में बहुत सारे डिफरेंट शेप एंड साइज का सरफेस एरिया निकालते थे बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है ना। तो वो जो सरफेस एरिया है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हम निकालते थे वही ये सरफेस टेंशन है। वो क्षेत्रफल निकालते थे इसलिए सरफेस क्षेत्रफल था। यहाँ सरफेस टेंशन हम पढ़ेंगे, ये एक नया शब्द है, तनाव, ठीक है ना। यानी पृष्ठ का तनाव, उसी सरफेस के पृष्ठ का तनाव के बारे में हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंशन इन दिस टॉपिक। तो ये जो टेंशन है सरफेस टेंशन, वो एक टेंडेंसी है। दीज आर ए टाइप ऑफ टेंडेंसी टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। ये एक द्रव, कोई भी द्रव है, उसके जो पृष्ठ है उसको मिनिमाइज करने का क्या है? एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी समझ में आ रहा है ना, यानी रुझान है। टेंडेंसी मीन्स रुझान, ठीक है ना। उसका रुझान है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक। और ये सरफेस टेंशन का जो इफेक्ट है वो डिफरेंट टाइप्स में हम देखते चले आते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है। सपोज करें कोई चिकना तल है, उस पर यदि पानी हम डाल दें तो पानी फैल जाता है ना। लेकिन उसी सरफेस पर यदि हम ग्रीस का लेयर लगा दें, ग्रीस, और उस पर यदि हम पानी डालें तो वो अब फैलेगा नहीं, वो जितना गिरा उसके बाद वो सिकुड़न मारेगा, सिकुड़ेगा, ठीक है ना। यानी वो फैलने के बजाय क्या होगा? संकुचित होगा, सिकुड़ेगा। और सिकुड़ेगा यानी अपनी साइज को छोटा करेगा। और साइज को छोटा करने का मीनिंग है कि वो स्फेयर का रूप धारण करेगा, यानी गोलाकार, अपने साइज को गोले के रूप में कन्वर्ट करेगा। और दीज आर द रीजन, अब ये कहो कि गोले के रूप में ही वो क्यों धारण करेगा, गोला के रूप में क्यों बनता है? इसलिए कि गोले का सरफेस एरिया किसी भी टाइप के आकार का सरफेस एरिया के तुलना में, इन कंपैरिजन ऑफ एनी शेप एंड साइज, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विल बी लेस, छोटा होता है, ठीक है। तो ये है कहानी, समझ में आया? थोड़ा बहुत क्लियर। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ेगा तो ये और ज्यादा डिटेल समझ में आएगा। यानी अभी तक के जो हमने बताया वो ये बताया कि सरफेस टेंशन इज ए टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड which provide minimum surface area of any other shape and size in comparison of any other shape and size।
ठीक है ना। वो टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं, सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, ये सरफेस टेंशन, इस सरफेस टेंशन को हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें, यानी हाउ कैन डिफाइन द सरफेस टेंशन इन मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में इस सरफेस एरिया को डिफाइन करने के लिए सपोज करें ये यहाँ हमारे पास एक पॉट है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, ये जो चैप्टर है, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा किसके उसमें संदर्भ में, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन। ठीक है ना, इसमें कुछ पॉइंट्स चलेंगे मिलेंगे, वो पॉइंट्स भी हम रिमार्क करते रहेंगे। ये पॉइंट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उस पॉइंट को भी हमेशा माइंड में रिमार्क करते हुए चलना। तो ये हमने एक पार्ट में, जैसे सपोज करें कोई भी द्रव लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड में हम यदि एक काल्पनिक रेखा ड्रा कर दिया, हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रा किया, इफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ इन द लिक्विड लाइक ए शोन इन द फिगर। हमने ड्रा किया, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा हमने ड्रा किया। ठीक है ना, तो हम यदि हम यहाँ एक काल्पनिक रेखा लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है, तो इस काल्पनिक, ये जो टॉपिक है, ये जो फिगर है, अभी इसके जस्ट आगे की टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना, अभी जस्ट, तो ये बहुत ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा ये क्या कहानी है। ये जो लाइन हम लोगों ने ड्रा किया, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर इधर के जो पानी के, जो भी पानी द्रव मान लें, जो भी लिक्विड के हमारे पार्टिकल हैं, वो इधर इस पर फोर्स लगाएंगे, इधर फोर्स लगाएंगे, इसके चारों तरफ। इस तरह से फोर्स लगाएंगे। ठीक है ना, ये हमारा फोर्स लगेगा, यानी इस इमेजिनरी लाइन के चारों तरफ यदि इफ वी ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन इन द लिक्विड, देन वी ऑब्जर्व दैट, हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि अराउंड द लाइन, इमेजिनरी लाइन के चारों तरफ परपेंडिकुलर, उस लाइन से परपेंडिकुलर एक बल लगेगा जिसे अधेसिव फोर्स कहते हैं। अभी ये हम बताएंगे कि अधेसिव फोर्स क्या है। ठीक है ना, असंजक बल, दो बल होते हैं, एक ससंजक बल भी होता है, लेकिन यहां जो हमारा काम कर रहा है वो अधेसिव फोर्स है, असंजक बल कार्य करेगा। ठीक है, ये बल जो कार्य कर रहा है इस लाइन के लेंथ के दोनों साइड में कर रहा है ना, यानी 2L हो गया। कितना हो गया, 2L, लेंथ के दोनों साइड में ये फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो 2L हो गया, तो पर यूनिट लेंथ दिस फोर्स इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, यानी दिस फोर्स which is act on the this imaginary line per unit length is called surface tension, को हम surface tension कहते हैं। आया समझ में? and it is denoted by capital T। ये जो टेंशन से T हम निकाल लिए, तो सरफेस टेंशन को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो ये यहां से इस तरह से हो गया, F इक्वल टू
F इक्वल टू नहीं, T इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 2L। ये हमारा हो गया सरफेस टेंशन, ठीक है ना, 2L। लेकिन यहाँ फिलहाल में यदि ये हम इमेजिनरी एक लाइन बहुत पतला खींच रखे हैं तो 2L की जगह हम L भी लिख सकते हैं, L ही लिखते हैं, L ही लिखो, ठीक है। आगे हम बताएंगे 2L कहाँ ले लेते हैं, ये अभी डेफिनेशन चल रहा है तो यहाँ हम L लेके चलेंगे। तो ये पर यूनिट लेंथ गिव्स परपेंडिकुलर फोर्स विच इज एक्ट ऑन द एक्ट इन बिटवीन, ऑन द नहीं, इन बिटवीन लिक्विड एंड अदर मीडियम इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। यहाँ अदर मीडियम है, ये जो लाइन खींचा गया है वो अदर मीडियम है, सेम मीडियम नहीं है, ठीक है ना। तो ये अदर मीडियम है। तो यहाँ से सरफेस टेंशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सरफेस टेंशन सिंपली तुम लोग एक लाइन में सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हो कि सरफेस टेंशन may be defined as a force per unit length is called surface tension। T इक्वल टू F डिवाइडेड बाई L, ठीक है ना। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन कैन बी डिफाइन फोर्स डिवाइडेड बाई L, यानी न्यूटन प्रति मीटर। तो ये यूनिट हो गया इसका न्यूटन पर मीटर। तो दीज आर द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। क्लियर है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, नाउ हम देख रहे हैं कि द नेचर ऑफ सरफेस टेंशन। द नेचर यानी प्रकृति, सरफेस टेंशन का प्रकृति, पृष्ठ तनाव की प्रकृति क्या है, किस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये कह रहा है कि द नेचर ऑफ सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन द यानी निर्भर करता है किसके ऊपर, द टेम्परेचर, ताप के ऊपर, ऑफ द लिक्विड यानी जो द्रव है उसके ताप के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर सरफेस टेंशन क्या होता है, डिपेंड करता है। एंड और मीडियम ऑफ आउटसाइड इस आउटसाइड के मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो ये भी एक प्रकार का टेंशन है, जो टेंशन हम लोग इसको सिंपल उसमें ले लें, एग्जाम्पल में सिंपल रूप से, तो हर आदमी को टेंशन होता है ना, ये वही तनाव है। लेकिन ये हमारा तनाव नहीं है, आप लोगों का तनाव नहीं है, ये द्रव का तनाव के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लिक्विड के तनाव के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो जो तनाव होता है वो यानी टेंशन वो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हम लोगों का तनाव है वो टेम्परेचर बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर और ज्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने पर और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ का जो तनाव है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर रिमेंबर फॉर योर फ्यूचर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो ये जो हमारा कहानी है, हम जो अभी टेंशन का अपनी टेंशन का हम कंपेरिजन इसलिए किए
ये हम लोगों को या आप लोगों को हमेशा इस बात को, ये बात पॉइंट याद रहे कि इसका टेंशन यानी इस लिक्विड का टेंशन हम लोग के टेंशन से अपोजिट चलता है। हम लोगों का टेंशन जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना ही तनाव बढ़ जाता है, लेकिन इसका यहाँ का जो टेंशन है द्रव का, वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसका तनाव कम हो जाता है। ठीक है ना। और ये हम देखेंगे कि इसका तनाव कम कैसे हो जाता है, बहुत माइनर अंदर तक जाके देखेंगे इस पॉइंट को इसी चैप्टर के तहत कि वो तनाव कैसे कम होता है, क्यों कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखें कि लिक्विड मीडियम क्या है, सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एंड मीडियम ऑफ द outside. When temperature rise, then the surface tension of liquid will be decreased. ठीक है ना, या डिक्रीजेज। यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। और यदि ताप को हम कम कर दें, इफ वी decrease our temperature या across the temperature of the liquid, then the surface tension of the liquid will be increases, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखें। और ये पॉइंट याद रखने के लिए हमारा एग्जांपल जो अवश्य याद रखें कि सरफेस टेंशन हमारा हम लोगों के टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हम लोगों का तनाव यानी टेंशन बढ़ता है, लेकिन लिक्विड का टेंशन कम हो जाता है। ठीक है। नाउ ये अब हम धीरे धीरे उधर बढ़ते जा रहे हैं इस टॉपिक पर, जो कि समझने में और आसान, ये सब आसान से साबित हो। एक और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटर एटॉमिक कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स। Interatomic, our next topic is interatomic cohesive and adhesive force। ठीक है, कोहेसिव नंबर फर्स्ट देखो, यहाँ एक नया शब्द आ गया कोहेसिव, एंड आवर नेक्स्ट आ गया अधेसिव। हम इसको समझते हुए चलना चाहेंगे। कोहेसिव क्या है, अधेसिव क्या है। अधेसिव को कहते हैं असंजक बल, असंजक बल, असंजक बल। इसको कहते हैं ससंजक बल, ससंजक बल। ठीक है, हम लोगों को ये क्लियरली पता है बहुत पहले से कि जितने पदार्थ बनते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। दैट स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है ना। यानी ये जो छोटे छोटे कण जो होते हैं ये हमारा नहीं, एटम नहीं, मॉलिक्यूल्स, अणु हैं। जो स्मॉल पार्टिकल्स हम कह रहे हैं दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम। एटम अलग चीज हो जाएगा, वो फिर हम केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे छोटे छोटे अणु, कण, पार्टिकल। तो वो जो सेम पार्टिकलों के बीच में ये पदार्थ बन कैसे जाते हैं। अब हम मान लें, सपोज करें, क्या ये मान लें हम वो उसको क्या बोलते हैं,
1 मिनट। सपोज करें कि ये जो चाक बना है हमारा, ये चाक बना है, तो ये चाक ये पदार्थ है ना, छोटे छोटे कण से मिलकर बने होंगे। ये जो छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, तो क्या ये इन छोटे छोटे कणों को चिपकाने के लिए हम इसमें फेविक्विक या फेविकोल मिला रखे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। ऑल पार्टिकल यानी सेम सिमिलर पार्टिकल ऑफ द मैटर बाइंड, बंधे होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, किस बल के कारण? सहसंजक बल के कारण, कोहेसिव फोर्स के कारण, ठीक है ना। यानी सिमिलर मॉलिक्यूल्स, दो कणों के बीच, पार्टिकल के बीच जो बल कार्य करता है, आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स, वो अट्रैक्टिव फोर्स हमारा क्या कहलाता है? कोहेसिव फोर्स कहलाता है, सहसंजक बल कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन यदि दो डिफरेंट पदार्थ के मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी आपस में चिपकते हैं, ठीक है ना, दो जो डिफरेंट टाइप के पदार्थ हैं, पदार्थ के पार्टिकल्स हैं, वो भी एक दूसरे के साथ में आकर्षण का बल लगाते हैं। तो यदि माध्यम चेंज हो रहा है, यानी अदर मीडियम हो रहा है, तो अदर मीडियम के बीच, अदर मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में जो हमारा आकर्षण का बल कार्य करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड अधेसिव फोर्स, उसको हम अधेसिव फोर्स कहते हैं। और सेम पदार्थ के पार्टिकल्स के बीच में जो बल कार्य करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है, कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स क्रियाशील होने के पीछे यानी के तहत एक लिमिटेशन है, ये पदार्थ के कणों के बीच, इन बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है ना, द डिस्टेंस विल बी मस्ट इक्वल टू लेस देन 10 to the power -9 मीटर। चाहे वो डिफरेंट पदार्थ के कण हो या सिमिलर पदार्थ के कण हो, इन दोनों कणों के बीच यानी सेंटर टू सेंटर, ठीक है ना, जो डिस्टेंस होना चाहिए वो डिस्टेंस होना चाहिए 10 to the power -9 मीटर। इससे ज्यादा डिस्टेंस होगा तो ये कोहेसिव और अधेसिव फोर्स कार्य नहीं करेगा, ठीक है ना। इससे पहले जो अभी हम वो टॉपिक जो पढ़ा रहे थे कि सरफेस टेंशन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर रेज देन आवर सरफेस टेंशन विल बी डिक्रीज। उसके तहत यदि हमारा टेम्परेचर, यदि क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाए, क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाए, क्रांतिक ताप, तो उस ताप पर जो सरफेस टेंशन की वैल्यू होगा ऑफ द लिक्विड विल बी 0। ये हमेशा याद रखें, ठीक है ना, क्योंकि ये जो लाइन हम रिमार्क करके बता रहे हैं, ये लाइन ही कंपटीशन में उठाई जाती है कि एट द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द मैटर, ठीक है ना, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू, दे देगा 0, 100 टाइम्स, सो मेनी ऑप्शन दे सकता है। तो हमेशा याद होना चाहिए कि क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पर 0 होता है, सरफेस टेंशन 0 हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से
आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स तो किन्हीं दो सिमिलर पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के बीच में कार्य करता तो है, सिमिलर और अदर। सिमिलर होगा तो कोहेसिव, अदर होगा तो अधेसिव। लेकिन इसका लिमिटेशन है कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए गैप, दैट गैप विल बी इक्वल टू मस्ट 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, क्लियर है ये? तो अब ये कहानी है कि आप देखो, ये जो हमारा सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, आवर लिक्विड चेंज आवर शेप इन ए टाइप ऑफ स्फीयर, चेंज करता है गोला के रूप, गोला बनने के लिए, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है। तो वो टेंडेंसी जनरेट कौन करता है? कोहेसिव फोर्स। यदि सेम पदार्थ है, सेम लिक्विड है, सेम लिक्विड होगा, एक ही पदार्थ की लिक्विड होगा ना। तो एक पदार्थ जैसे जल ही मान लें, पानी, तो सारे पानी के कण होंगे उसमें। तो ये सारे पानी के कण आपस में एक अधेसिव अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे और खींच के और उसका शेप देना चाहेंगे किस टाइप का? स्फीयर के टाइप का। क्यों देना चाहेंगे स्फीयर के टाइप का? क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो जाता है। यदि स्फीयर के शेप में हो जाएगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। ठीक है ना? और ये जो अच्छे आसंजक बल में भी ये काम करता है, आसंजक बल में भी ये काम करता है। यानी जो पदार्थ डिफरेंट टाइप का है या एक सिमिलर है, तो सिमिलर वाला अंदर बल खींचेगा, अंदर खींच रहा होगा। जैसे पानी के कण मान लिया जाए, पानी का बूंद हम कांच के प्लेट पर डाल दें, तो जो पानी के कण हैं वो कोहेसिव फोर्स के कारण, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, वो गोला माने अपने आप को फैलना नहीं चाहेगा, फैलने नहीं देना चाहेगा। ये जो अधेसिव फोर्स है ये उसको क्या करेगा? फैलाएगा, ये फैलाएगा ना। तो जहां ये ज्यादा एक्टिव होगा तो गोला बना देगा, और जहां ये ज्यादा एक्टिव होगा तो उसको फैला देगा, उस लिक्विड को फैला देगा, वो लिक्विड फैल जाएगा। ठीक है ना? जैसे सपोज करें कि कैसे, अब देखा जाए तो पानी में यदि एक बूंद हम ऑयल डाल दें, तेल, तो वो क्या करता है? वो गोला बूंद के रूप में नहीं बनता, वो तुरंत एक पतली सी परत के रूप में फैल जाएगा ना। लेकिन पानी में वो ऑयल में यदि हम पानी की एक बूंद डालें, यदि हम ऑयली कर दें कोई सरफेस एरिया, ऑयली कर दें, यानी जो हम ग्लिसरीन अभी एग्जांपल में बोले थे, जो एक शीशा का प्लेट है उसको ग्लिसरीन लगा दें और वहां पानी के बूंद हम डाल दें, तो पानी के बूंद फैलने के बजाय छोटे छोटे कण में बदलने लगता है। ठीक है ना? यही रीजन है कि जो देखो बरसात की बूंद गोला सा होके गिरती है, जमीन पर गिरती है, वो गोले के रूप में गिरती है। उसके अंदर जो कोहेसिव फोर्स है वो ज्यादा काम कर रही है। जो वायुमंडल का जो बाहरी लेयर है, यानी बाहर में जो हमारे पार्टिकल्स हैं, अदर पार्टिकल्स, वो क्या है? एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं, हवा के पार्टिकल हैं। तो इसका जो फोर्स है वो कम काम कर रहा है, ये फोर्स ज्यादा काम कर रहा है, इसलिए वो गोला बन जा रहा है। ठीक है? तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट, अधेसिव एंड कोहेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन के क्षेत्र में, इन द एरिया ऑफ सरफेस टेंशन, these two points are most important point। ठीक है ना? और इन दोनों पॉइंट का जो लिमिटेशन है वो क्या है, ये हमेशा याद रखें, 10⁻⁹। इसके तहत
कोल्ड वेल्डिंग, एक नया शब्द हम लोग अभी सुनेंगे, कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग, हॉट वेल्डिंग तो हम सब जानते हैं। हॉट वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, हॉट वेल्डिंग में वो वहां जो हॉट वेल्डिंग से दो पदार्थ को जो हम जोड़ते हैं, तो वो करते कुछ नहीं है, जो दो पदार्थ को हम जोड़ रहे हैं वो वहां के इन बिटवीन टू रॉड्स मान लें, तो इन बिटवीन टू रॉड्स हम जो डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इन बिटवीन पार्टिकल्स हैं वो इससे ज्यादा रहता है, इसलिए वो चिपकता नहीं है। और जब हम उसको गर्म करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं गर्म कि ये डिस्टेंस जनरेट हो जाए। यदि उन दोनों सतहों के बीच में, दोनों सरफेस के बीच में ये डिस्टेंस हम जनरेट कर दें तो वो चिपक जाएगा। वो क्या होगा, चिपक जाएगा। दो स्टील का प्लेट यदि सूखा है, उसको हम ऐसे चिपकाना चाहें तो नहीं चिपकता, नहीं चिपकेगा ना। वो दोनों, उन दोनों प्लेट के पीछे यानी बैक पोर्शन पर हल्का सा पानी लगा दो और लगा के उस प्लेट को चिपका दो, वो दोनों प्लेट चिपक जाएगी। चिपक जाती है ना, चिपक जाती है। तो वो यही कहानी है। वहां चूंकि पहले हम यदि दोनों प्लेट को हम सूखे कंडीशन में कितना भी दबा दें, तो हमारे दबाने से ये डिस्टेंस जनरेट नहीं हो रहा इन बिटवीन पार्टिकल, ठीक है ना। और वो यदि हम पानी का लेयर लगा दिए तो वहां अब ये फोर्स काम करने लगा, अधेसिव स्टील वाटर अगेन स्टील, अधेसिव फोर्स काम करेगा ना। और ये अधेसिव फोर्स काम करने लगेगा, वहां ये डिस्टेंस जनरेट हो जाएगा। ये डिस्टेंस जनरेट होने के साथ साथ चिपक जाएगा। वो खींचने में ताकत रखती है, छुड़ाने में। और वैसे तो छूटेगा नहीं जल्दी, उसको छुड़ाने का तरीका है, उसको फिसला दो ना तो छूट जाएगी। लेकिन यदि हम उसको ऐसे खींचना चाहें तो वो वहां जल्दी छूटेगा नहीं। एयर गैप पाइप में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली महसूस नहीं करते हैं। कहीं एयर गैप हो जाता है, वहां से वाशर वाला पाइप पंप है, पंप को उसमें एयर यदि कहीं से ले लिया और उससे हम सरिया को या उसको खींचना चाहें, वो निकलता नहीं है, क्योंकि वहां एयर गैप हो गया है, एयर निकल चुका है किसी तरीके से, वहां एयर है नहीं। यानी हम इसको जोड़ सकते हैं, एयर गैप हम जो कह रहे हैं ना, इसके मतलब वहां निर्वात हम बना दिए, किसी तरह से वैक्यूम जनरेट हो गया है। और यदि वैक्यूम जनरेट हो गया है तो वो जल्दी वहां भी यही काम करेगा, अधेसिव फोर्स। वैक्यूम जनरेट हो गया है, इसके मतलब यहाँ ये काम करेगा। ये हमेशा ध्यान रखें, ये डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। जहां माध्यम बदल रहा है वहां ये काम करेगा, और जहां माध्यम सेम है वहां कोहेसिव काम करेगा, ठीक है ना। तो ये कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। और इंटर कोहेसिव, इसके तहत हम अब यदि देखें, थोड़ा सा और आगे देखना चाहें तो देखते हैं ये कोहेसिव इसका एप्लीकेशन सरफेस टेंशन में कैसे। अब हम मान लें कि एक यहाँ ये कोई इस टाइप के फिगर हमने बनाया, एक पार्ट बना दिया, इसमें एक वायर का ऐसे हमने बना दिया रिंग सा, एक वायर का हमने रिंग सा बना लिया। ये जो फिगर हम देख रहे हैं, इस समय जो बबुल फुलाने वाले बालक जो खिलौना खेलते हैं सब, वहां भी यही होता है, ठीक है। उसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में अभी देखने जा रहे हैं। तो ये हम यदि एक वायर का इसमें रिंग सा बना दिया, इसमें जो साबुन का पानी होता है वो यदि इससे हम इसको उसमें, और यहाँ एक
और अगेन एक और यहाँ लाइन हम ले लिया उसका उसी मतलब ये तार का वायर का एक वायर का सेम वायर का एक यहाँ ले लिया जो कि इस पर फिसल सके, इस पर ऊपर नीचे फ्रिक्शन लेस हम इसको इस पोर्शन को हम फ्रिक्शन लेस रखेंगे ताकि फिसलने में ये कोई रुकावट ना पैदा कर रहा हो। ऐसा हम ले लें और इसको हम यहाँ भर दें, क्या वही उसमें साबुन का पानी में डुबो दें, डुबो के निकाल लें तो यहाँ एक लिक्विड का वो बन जाएगा ना, यहाँ एक गुब्बारा नुमा बन जाएगा, लिक्विड का लेयर बन जाएगा। ठीक, ये जो लिक्विड का लेयर है ये चूंकि यदि मूवेबल है ऊपर नीचे तो ये हम देखेंगे कि जो बना, सपोज करो ये यहाँ बना होगा ना, यहाँ बना था पहले यहाँ, यानी इसको हम ए और बी मान लें। ए बी पर यदि ये था बनने के बाद ये खिसक के चला जाएगा यहाँ, यानी ए डैश बी डैश पर चला जाएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ से ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस मूव कर गया ऊपर, ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, फिसल जाएगा। और ये डेल्टा एक्स जो मूव कर रहा है वो क्यों कर रहा है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। यहाँ जो सरफेस टेंशन जो क्रिएट हो रही है या जनरेट हो रही है वो किसके बीच में हो रही है? इस पर एक बल लग रहा होगा, ये जो खिसका है, ये जो खिसक गया है तो इस पर ये अधेसिव फोर्स काम कर रहा होगा, अधेसिव फोर्स काम करेगा ना, क्योंकि ये लिक्विड है, ये हमारा मेटल है, मेटल का रॉड है, तो अधेसिव फोर्स काम कर रहा है, इसको खिसका देगा ऊपर, ठीक है। और इसको ऊपर खिसकाने में हम सपोज करें कि एक बल ये कार्य किया, परपेंडिकुलर ले जाएगा, इस रॉड के ऊपर खींचेगा, एक फोर्स कार्य किया, मान लेते हैं कि इसके इक्विवेलेंट यदि हम एक मान लें तो ये फोर्स यहां ये जो खिसक रहा है ये डबल लेयर से खिसक रहा है, डबल लेंथ पर खिसक रहा है, क्योंकि ये जो सतह बनी है वो एक ही सतह नहीं है ना, डबल सतह होगा, ये डबल सतह होगा। जो हमारा बबुल बनता है वो दो एक लेयर का नहीं होता है, दोनों साइड में लेयर रहती है, दो लेयर होता है ना, पृष्ठ दो होते हैं, लेयर माने पृष्ठ डबल होते हैं। तो ये यानी यहाँ जो फोर्स हमारा काम कर रहा है वो एल प्लस एल यानी 2L पर काम कर रहा है, ये ध्यान रखना। वो वहां जो हम स्टार्टिंग में फार्मूले में 2L लिखे थे फिर हम L कर दिए, वो डिफाइन करने के लिए सरफेस टेंशन का डेफिनेशन वो 2L हम यहाँ से ही उठा लिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ इसके लेंथ के डबल लेंथ पर काम करेगा, यानी हमारा T इक्वल टू होगा F डिवाइडेड बाई 2L, F डिवाइडेड बाई 2L, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देख रखा है। तो ये रहा। अब ये यदि बुलबुला हमारा, ये बुलबुला रहा जो है ये खिसकाने में W कार्य कर रहा है, बल लगाकर इसको खिसका दिया ना, ऊपर की तरफ खींच दिया, ठीक है। तो वो खींच दिया, बल लगाया, खींचा, और खींचने की वजह से डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऊपर ये खिसक गया ना, इट मींस कि ये द्रव द्वारा कार्य किया गया। तो वो द्रव द्वारा कार्य किया गया यानी वर्क डन बाय द लिक्विड विल बी वर्क डन बाय द लिक्विड W will be equal to फोर्स गुणे डेल एक्स। क्या होता है? फोर्स गुणे दूरी। तो यहाँ हो गया हमारा फोर्स इंटू डेल एक्स। एफ इक्वल टू क्या है? एफ इक्वल टू टी इंटू 2L है। तो यहाँ से हम रखते हैं एफ की वैल्यू टी इंटू 2L और इंटू
डेल एक्स, ये डेल एक्स इंटू 2l, ये हमारा चेंज इन एरिया है। ये क्या है? चेंज इन एरिया है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं T इंटू डेल ए, T इंटू डेल ए, या R हम यहां से लिख सकते हैं T इक्वल टू W बाई डेल ए, यानी एकांक सरफेस टेंशन। यहां से हम सरफेस टेंशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। यदि चेंज इन एरिया को हम एकांक कर दें, यूनिट कर दें, ठीक है ना, तो द्रव द्वारा कृत कार्य किसके बराबर हो जाएगा? सरफेस टेंशन के, ठीक है ना। यानी बाई द लिक्विड वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक रहा सरफेस टेंशन के बारे में। इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं, जिस एप्लीकेशंस को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो इस पूरे चैप्टर का, यानी आगे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट का अवलोकन करने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का अवलोकन अवश्य करें। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यदि कॉटन का आगे का पॉइंट हम अभी हल्का सा बता दें, केस नली, एक टर्म आएगा केस नली, ठीक है ना। कुछ ऐसे लिक्विड दिखेगा जो कि बराबर उस लिक्विड में यदि उस नली को रख दिया जाए तो उसमें उस नली से अपने आप पानी या वो लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ते हुए नजर आता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कोई कॉटन का कपड़ा हो, उस कपड़ा को हल्का सा बाल्टी में डाल दो, अब पानी में, बाल्टी मीन्स पानी में, बकेट में जहाँ पानी रखा हो, कुछ पोर्शन पानी में डाल दो, बाकी पोर्शन को ऊपर यदि हम लटका कर रख दें तो हम देखते हैं कि जहां तक पानी में डूबा है उसके काफी ऊपर तक आफ्टर सम टाइम वो गीला हो जाता है, ठीक है। यानी वहां पानी कैसे पहुंच गया? ड्यू टू द केस नली, सम प्रॉपर्टी ऑफ केस नली का कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। उसका मैथमेटिकल रीजन या साइंटिफिक रीजन भी क्लियर करेंगे। तो आज ये टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं। और ये वीडियो, ये टॉपिक यदि समझने में, अध्ययन में अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें। साथ ही अगले वीडियो का इंतजार भी अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।